और इस श्रृंखला में दूसरा नाम मैं लूँगा उत्तर प्रदेश से और वायनाड से हटते हुए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी का अगर आप नीलेंद्र जी पूरा सफ़र देखें तो उनका सिर्फ और सिर्फ जुझारू और वो संघर्ष, वो जुझारूपन उनका आज तक है। सही मायने में अगर देखा जाए तो विपक्ष की, हम भले ही कह लें कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो विपक्षी एकता की धुरी है, लेकिन विपक्ष जितना उग्र तरीके से, एग्रेसिव तरीके से विपक्ष कहीं दिखता है, सरकार के सामने खड़ा है, तो वो टीएमसी की तरफ है। और टीएमसी में भी ममता बनर्जी उसका चेहरा है। ममता बनर्जी ही है जो पूरा कहीं ना कहीं उनको एक सड़क पे उतर के या विरोध करती हैं, सब कुछ करती हैं। उत्तर प्रदेश की भाषा में क्या आप कहेंगी वो लड़ंका है? मैं एक्चुअली उत्तर प्रदेश की भाषा में लड़ंका शब्द है, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा एक नेगेटिविटी भी है कि वो लड़ंका शब्द जो है कि वो किसी से भी जाके लड़ जाता है। हाँ, वो कई मामलों में वो किसी से भी जाके लड़ जाती है, भिड़ सकती हैं, लेकिन वो लड़ंका वो नहीं है। वो उनके लिए सही शब्द है जुझारू। वो भयानक जुझारू हैं और अभी तक। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जब आज सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि वो एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, और उनके खिलाफ भी बहुत कोशिश हुई, बहुत सारे केसेस लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं सरेंडर नहीं किया। वो आज भी उसी ताकत के सामने सरकार से, एक जो 2 दशक की, मतलब 1 दशक की सरकार हो चुकी है, तीसरी बार केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद वो लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं वो ये दे रही हैं कि मैं झुकने वाली नहीं हूँ। बहुत अच्छा जी जी। और तीसरा नाम मैं आपके सामने रखूंगा मायावती का। नीलेंद्र जी, क्या बात है, आपने सब क्या, चूंकि मैं एक महिला हूं इसलिए आपने सब महिला किरदारों को ही रखा है। से महिला इसमें किरदार मैंने चुने हैं। चलिए ठीक है। अब आपने मायावती नाम लिया। मायावती का एक बहुत ही बेहतरीन इतिहास रहा है, लेकिन अगर वर्तमान में कहूँ तो वो आज काफ़ी कुछ सरेंडर वाली स्थिति में है। बुझ चुकी हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मायावती भी ना एक संघर्ष से निकली थी। वो एक, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो एक दलित समाज से आती हैं। उन्होंने समाज के इतने बड़े एक वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और उत्तर प्रदेश जैसे सबसे, मतलब देश के सबसे बड़े राज्य को इतने सालों तक चलाया और बहुत अच्छी सरकार भी दी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सत्ता जो है, सत्ता आती है तो सत्ता के साथ उसके कुछ दुर्गुण भी आते हैं। हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले उनको लेके उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, नाम जुड़ा रहा है। तो अब मजबूरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उससे हुआ ये कि कहीं ना कहीं वो विड्रॉ करती गई और आज बीएसपी की हालत आप देख लीजिए क्या है। जो एक जगह पूरी उत्तर प्रदेश जो दलित राजनीति का, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 2 बड़े केंद्र हुआ करते थे दलित राजनीति का, लेकिन उसमें वो जो एक बड़ा चेहरा था मायावती, वो धीरे धीरे नेपथ्य में जाता चला गया। आज आप देख लीजिए उनकी पार्टी पूरी तरह से बिखराव की स्थिति में है। तो मायावती बहुत में संभावना बहुत थी। वो एक समय में इस देश के प्रधानमंत्री पद की दावेदार तक थी, लेकिन वही हुआ कि उनकी जो मजबूरियां थी और मौजूदा सत्ता में, उसके चलते उनको विड्रॉ करना पड़ा और वो धीरे धीरे इस तरह है कि आज वो पूरी तरह से सरेंडर की स्थिति में नजर आती हैं। वो तो उनका राजनीतिक आपने आकलन किया उनकी पार्टी का, लेकिन जहाँ तक उनका व्यक्तित्व का सवाल है, कुछ और प्रोमिनेंट चीज आप कहना चाहेंगी? देखिए, मायावती का जुझारूपन था और वो जानती थी कि हमें काम कैसे लेना है। मतलब जब अगर एसपी की जब सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, तो कहते थे वहाँ पे बिहार के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए भी कहा जाता था कि यहाँ गुंडा राज था। लेकिन उन्होंने अपने उससे काफ़ी हद तक उस पर नियंत्रण किया, उस पर काबू किया और एक अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में दी। मायावती के लिए कहा जाता है कि अगर मुलायम की सरकार में गुंडा राज था तो मायावती की सरकार में थोड़ा करप्शन और ये सब कुछ था, लेकिन लोग डरते थे, कांपते थे, वो सब कुछ काफी कुछ हद तक भय था। दूसरी बात है कि मायावती के साथ एक और चीज थी कि जब वो राजनीतिक रूप से थोड़ी आगे बढ़ गई तो उन्होंने अपने आसपास एक वलय तैयार कर लिया और वो एक
जो वलय था उसको तोड़ना, किला कह लीजिए, वो बहुत आसान नहीं था। जी। लोग उतना उनसे इंटरेक्शन आम लोग नहीं कर पाते थे। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज जो वो एक धरातल से जो कटने वाली बात थी, वो इतनी बड़ी, सबसे बड़ी बात है कि मायावती सही मायनों में मास लीडर थी। वो उनका अपना एक पूरा का पूरा वो कह लीजिए एक अपील थी, लेकिन इन दिनों में वो धीरे धीरे धरातल से कटती गई। तो हुआ ये कि वो कहीं ना कहीं फिर वो नेपथ्य में चलती चली गई। ठीक है। और काफ़ी अनुभवी अब सांसद हैं इस समय सुप्रिया सूले, तो उनके बारे में आपकी क्या नज़र है? सुप्रिया सूले एक बहुत ही समझदार, ग्राउंडेड संसद सदस्य हैं, बहुत अच्छी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो हमेशा तैयारी के साथ आती हैं, बाकायदा बोलती हैं, मीडिया के साथ भी उनका इंटरेक्शन रहता है। वो अभी तक, हालांकि मैं महाराष्ट्र घूमी हूँ, उन्होंने महिलाओं के बीच में अपनी काफ़ी लोकप्रियता बनाई है, लेकिन वो अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो उनके पिता ने किया। अभी भी वो अपने पिता के साए में ही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, उनकी जो पार्टी है, एक को उनके बड़े भाई, चचेरे भाई जो कज़न है अजीत पवार, वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को ये करती रही थी। तो ये शरद पवार के परिवार में ये तय हो चुका था कि अजीत पवार महाराष्ट्र के लिए रहेंगे और सुप्रिया सूले राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगी, इसीलिए वो उनको संसद सदस्य बनाया गया। तो अब चूंकि अजीत पवार ने अपना अलग रास्ता कर लिया है, तो सुप्रिया सूले कोशिश कर रही हैं कि उस जगह को भरें, लेकिन उनमें जो एक मास लीडरशिप की अगर क्वालिटी की बात करें तो वो उनमें ना तो वो अपने पिता जैसा है, पकड़ नहीं है, नहीं कोशिश कर रही हैं, वो पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ना तो वो उनमें अपने पिता जैसा है और ना ही अपने बड़े भाई जिन्हें वो दादा कहती हैं अजीत पवार जैसा है, वो नहीं है। वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका वो काफ़ी हद तक ये कर रही हैं कि एनसीपी को दिल्ली में वो रखें और उनका विपक्षी दलों से और बाकी लोगों से भी उनका संपर्क बहुत अच्छा है, उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी है।